कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में हम लोग शेल प्रिज्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये जो प्रिजम्पशंस होते हैं हम लोगों ने पहले से पढ़ा था कि दो तरीके के थे। ठीक है, एक हमारा प्रिजम्पशन था फैक्ट का था और एक प्रिजम्पशन हमारा किसका था, एक प्रिजम्पशन हमारा लॉ का था। ठीक है, दो तरीके के प्रिजम्पशन थे। तो हमने पढ़ा था कि इसमें जो ये होता है फैक्ट वाला, कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन रहता है। ठीक है, मे प्रिज्यूम होता है, मतलब कोर्ट चाहे तो भी प्रिज्यूम कर सकती है और नहीं चाहे तो भी तो नहीं प्रिज्यूम करती है। ठीक है, बेसिकली इसका हम लोगों ने पर्पस पढ़ा था कि जो प्रिजम्पशन रहता है, क्या कोर्ट कोई चीज ऑलरेडी मान के चलती है, मान के चलते प्रूव्ड है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कोर्ट का टाइम सेव होता है। फिर लॉ के प्रिजम्पशन दो तरीके के थे, एक है शेल प्रिज्यूम और एक है हमारा कंक्लूसिव। तो इन दोनों में कोर्ट को जो रहता है कंपल्सरली प्रिज्यूम करके चलना पड़ता है, कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी। लेकिन शेल प्रिज्यूम में क्या होता है, जो पार्टी रहती है वो क्या कर सकती है, रिवर्ट कर सकती है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने मे प्रिज्यूम के सारे सेक्शंस पढ़े थे, इस वीडियो में हम लोग शेल प्रिज्यूम के सेक्शंस पढ़ेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और इंडियन एविडेंस एक्ट में हमारा कहाँ पे मतलब शेल प्रिज्यूम था, है ना। और उसका मतलब क्या था, शेल प्रिज्यूम मतलब कोर्ट तो प्रिज्यूम करके चलेगी, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है उसके पास ऑप्शन हो, चाहे तो रिवर्ट कर सकती है। अगर रिवर्ट कर दिया, ठीक है, तो वो प्रूव्ड नहीं माना जाएगा, वरना जो प्रिजम्पशन कोर्ट ने ले रखा है वो तो माना ही जाएगा। ठीक है, तो ये है। बाकी कंक्लूसिव प्रूफ है तो उसमें तो कोर्ट तो मानेगी ही मानेगी, प्रिज्यूम करेगी, और सामने वाली पार्टी जो है वो रिबर्ट भी नहीं कर सकती, वो इररिबर्टेबल होता है। आई होप इतना क्लैरिटी आपको है ना। तो इस पर ज्यादा समय नहीं लगाती, इस पे अब हम लोग चलते हैं अपना समझते हैं ऐसे करके। तो ये ऑब्वियसली ये जो सेक्शंस हैं ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के हैं, और बाकी ये जो हमारा पिंक पेन है वो हमारे बीएसए के सेक्शन है। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सेक्शंस बताऊंगी और इसमें कैसा शेल प्रिज्यूम है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सेक्शन 78 हमारे बीएसए का। ठीक है, ये जो मैंने ब्लैक में लिख रखा है ये इंडियन एविडेंस एक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि जो सर्टिफाइड कॉपीज रहती है, ठीक है, हम उन्हें क्या मानते हैं, हम उन्हें जेन्युइन मानते हैं। ठीक है, मतलब जो कोर्ट है, हम मतलब कोर्ट है ना, जो भी सर्टिफाइड कॉपीज होगी कोर्ट उसे जेन्युइन मानेगी। कोर्ट शेल प्रिज्यूम मतलब कोर्ट मानेगी ही मानेगी। ठीक है, शेल है ना। और अगर अपोजिट पार्टी है वो रिवर्ट करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन जो कोर्ट है वो क्या मानेगी, उसे जेन्युइन ही मानेगी। ठीक है, इसमें तीन चीजें लिखी गई, आप सेक्शन अगर पढ़ोगे तो सेक्शन सेम ही है। ठीक है, वैसे एज सच इन सेक्शन में कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर मतलब उसका सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, एक दो का, वरना इतना अभी एज सच तो कुछ है नहीं। ठीक है, आगे चलते रहो, मैं आपको बताती रहूंगी जो भी होगा चेंज। तो सबसे पहले किसी सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, सर्टिफाइड कॉपी या डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और जो कि ये भी ध्यान रखना कि लॉ में कहा गया हो कि वो उसे एज एविडेंस यूज किया जा सकता है, एज एविडेंस वो एडमिसिबल है। ठीक है, और इसे कौन सर्टिफाई करे, कोई भी ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का। अब सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती है, तो सर्टिफाइड कॉपी हमारा सेक्शन 75 में दे रखा है। ये मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कि किसी पब्लिक ऑफिसर के पास हो, पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में हो कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट, और कोई पर्सन उसे डिमांड कर रहा है। ठीक है, लेकिन उस पर्सन का राइट टू इंस्पेक्ट होना चाहिए, नहीं कि कोई भी ले रहा है। ठीक है, राइट टू इंस्पेक्ट या फिर उस पर्सन का राइट हो उसे लेने का, और जो लीगल फीस होगी लीगल फी देना। उसके बाद क्या है, ये जो भी पब्लिक ऑफिसर है वो क्या करेगा, इसके साथ सर्टिफिकेट, बेसिकली फुट पे वो जो डॉक्यूमेंट उसके फुट पे क्या करेगा, सर्टिफिकेट अटैच कर देगा कि ये जो है ट्रू कॉपी है। तो इसे क्या कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि जेन्युइन है। तो जो सर्टिफाइड कॉपी है उसके रिगार्डिंग क्या प्रिजम्पशन है कि वो जो कॉपी है वो क्या है, जेन्युइन है, ये प्रिजम्पशन है। तो अगला जो हमारा प्रिजम्पशन है वो प्रिजम्पशन किसको लेके है? अब मेरा जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब जो मैं बात बोल रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, है ना, ट्रायल से पहले, अगर मान लो जो अक्यूज है ना, वो क्या कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है पुलिस के सामने। अब पुलिस के सामने जो कन्फेशन होता है उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती, तो कायदे से फिर क्या होगा, उसे क्या करते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है। ठीक है, क्योंकि कल को पलट ना जाए, है ना, फिर तो जुडिशियल ऑफिसर के पास ले जाया जाएगा, है ना। फिर वहां पे जो है इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देते हैं। तो अब जब इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, जिसने कन्फेशन किया, जो है ना, हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी जुडिशियल ऑफिसर है ना, उनके पास गए और क्या किया कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। मतलब अब जो इसका स्टेटमेंट उसे सील करा दिया, कल को पलट ना जाए, है ना, वरना पलटेगा तो सेक्शन 193 आईपीसी का लगेगा। ठीक है, ये बीएनएस का क्या है वो आप बता दो मेरे को। ठीक है, हाँ, वरना मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या है ये। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझो, वरना इसमें भी मैं जानबूझ के नहीं डाल दी क्योंकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अब जब वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है, फिर ये जो डॉक्यूमेंट है, अब बाद में से जब एज एविडेंस प्रोड्यूस होगा ना, तो इसके रिगार्डिंग प्रिजम्पशन होगा, शेल प्रिज्यूम होगा, मतलब कोर्ट मान के चलिए क्या प्रिजम्पशन होगा कि ये जेन्युइन है,
सही सर्कमस्टांसेस के अंदर लिए गए हैं, ठीक है। और लास्टली एक और बात का ध्यान रखना कि जो पार्टी कहे कि नहीं ठीक से एविडेंस नहीं दिया गया, जुडिशियल ऑफिसर ने ठीक से नहीं एक्ट किया है ना, जुडिशियल ऑफिसर का ध्यान नहीं था, जो भी ये जो पार्टी बोल रहा है वो पार्टी प्रूफ करे कि कैसे ठीक से नहीं दिया गया, वरना कोर्ट तो मान के ही चलती है, ठीक है। और अंदर का जो कंटेंट है इसको लेके किसी भी तरीके का प्रिजम्पशन नहीं है, प्लीज ध्यान रखना इस बात का। क्लियर? तो प्रिजम्पशन किसको लेके है कि ये जेन्युइन है ना, और ट्रू सर्कमस्टांसेस के अंदर लिया गया है, दैट्स इट। तो शॉर्ट में समराइज करो तो कोई भी अगर जिस डॉक्यूमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं विच इज डूली टेकन, है ना, डूली टेकन मतलब पूरा लॉ पूरा प्रोसीजर फॉलो करके सही कायदे कानून से लिया गया है, ठीक है, डूली टेकन, तो वो क्या होगा, जेन्युइन होगा, और ये मान के चलेंगे कि करेक्ट सर्कमस्टांसेस ट्रू सर्कमस्टांसेस के अंदर लिया गया है। फिर यहाँ पे जैसे एक केस है, इस रिगार्ड में केस के थ्रू समझाती हूँ। क्वीन वर्सेस दुर्गा, इस केस में बेसिकली ये कहा गया है कि जो कोर्ट में कोई भी चीज होती है ना, वो कोई जोक नहीं है ना, कि मतलब कुछ भी कर दिया है ना, वो पब्लिकली होता है, ओपन होता है, तो ये सफिशिएंट गारंटी है कि हम प्रिज्यूम कर सके कि हर चीज जो कोर्ट में की गई है वो क्या है, फॉर्मली करी गई है और करेक्ट है, ठीक है। ये नहीं कि मैं समझ गए ना आप लोग, तो इसी के बेसिस मतलब हमारे प्रिजम्पशन बेस्ड है। आई होप इट्स क्लियर। कमिंग ऑन नेक्स्ट सेक्शन, अगला हमारे सेक्शन 80। सेक्शन 80 बेसिकली क्या कहता है, वो ये कहता है कि सपोज किसके रिगार्डिंग प्रिजम्पशन है, यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है हमारा गैजेट, न्यूज़पेपर और बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो गैजेट्स की बात करें तो देखो नॉर्मली जो गैजेट में जो भी चीज रिलीज होती है वो नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रेस नहीं रिलीज करती है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस होता है, तो उसकी सेंसिटिविटी अलग होती है ना, तो वो उसे जेन्युइन ही माना जाता है, ठीक है। उसका न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो जो न्यूज़पेपर में क्या होता है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि न्यूज़पेपर में जो कंटेंट है उसके रिगार्डिंग या फिर किस चीज के रिगार्डिंग। तो देखो जो न्यूज़पेपर है, सबसे पहली चीज तो एक तो हेयर से एविडेंस होता है, तो उस अगर उसे हमें लेना है कोर्ट में तो उसकी कॉपी नहीं, वो ओरिजिनल ही अलाउड है, ठीक है। एक तो हेयर से ऊपर से उसकी भी कॉपी आ रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि हम बस जो न्यूज़पेपर है उसे जेन्युइन मानेंगे, ठीक है, उसके अंदर का जो ये कंटेंट है उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रिजम्पशन नहीं है, प्लीज कीप दिस थिंग इन द माइंड, ठीक है। ये कौन से केस में कहा गया था, रविंद्र कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम। तो जो न्यूज़पेपर होता है पर से एविडेंस तो नहीं है, ठीक है, और ऊपर से सेकेंडली पर से एविडेंस नहीं, सेकेंडली कॉपी तो चलेगा ही नहीं, हमें क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। उसके कंटेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का प्रिजम्पशन नहीं है। बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट की बात करी जा रही है वो प्रॉपर कस्टडी में होना चाहिए, जैसे लॉ के थ्रू ऑथराइज होगा कि ये पर्सन मतलब इस डॉक्यूमेंट को मेंटेन करेगा, तो उस पर्सन के पास होना चाहिए, किस तरीके से उनसे क्या फॉर्मेट है जैसे लॉ में प्रिस्क्राइब है उसी तरीके से उसको मेंटेन करना है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा मान लो कि हो गया कि उस पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं है, लेकिन रीजनेबल लगता है, मान लो किसी और के पास है, लेकिन रीजनेबल लगता है कि ये जो है डॉक्यूमेंट इस पर्टिकुलर अथॉरिटी, इस पर्टिकुलर पर्सन के पास होना चाहिए, तो भी इट्स जस्टिफाइड, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सेक्शन 80। अगला हमारा सेक्शन 81 है, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो सेक्शन 80 था ना वो उसके अंदर चेंजेस हुए थे। मैं आपको पढ़ा बेसिकली रही हूँ बीएसए का, ठीक है, मैं आपको बताना भूल गई। बेसिकली इसमें ये था कि चेंजेस हुए थे, चेंजेस ये हुआ था कि जो सेक्शन 80 था, जो जस्ट हमने पिछला पढ़ा था, वो उसमें ये था बहुत ज्यादा उसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे, क्या नाम है कि ब्रिटिश डोमिनियन को, ठीक है। उसके अंदर जो प्रिजम्पशन था, जैसे हमने पढ़ा कि प्रिजम्पशन किसको किसको लेके था, ऑफिशियल गेजेटे को लेके था प्रिजम्पशन, ठीक है। फिर हमारे पास न्यूज़पेपर को लेके था, तो उस समय क्या कहते हैं कि जो क्यून स्प्रिंटर को लेके था, है ना, फिर जो बेसिकली पूरा का पूरा वो थोड़ा ब्रिटिश टाइम रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन अभी उसे ठीक कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी जो है फिलहाल हमारे पास क्या है, सेक्शन 81 जो है बीएससी का, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से रिलेटेड है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म था, लेकिन इसके अगर हम लोग हेडिंग देखेंगे तो यहाँ पे डिजिटल फॉर्म भी है। तो यहाँ पे जो सेम था, जैसे हमने जस्ट पिछला वाला हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन, है ना, सेम प्रिजम्पशन है, एग्जैक्टली सेम प्रिजम्पशन है, बट द थिंग इज ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म की बात कर रहा है। जब आप प्रिजम्पशन पढ़ते रहो तो प्लीज ये दिमाग में आप बिठा लो कि प्रिजम्पशन मतलब क्या होता है, ये बैकग्राउंड में आपके चलते रहना चाहिए। मतलब कोर्ट ने इस चीज को मान लेके प्रूव्ड है, कोर्ट इसे मान के चल रही है, ठीक है। और सामने वाली पार्टी जो है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ क्या हो गया, शिफ्ट हो चुका है ना। अब उसे अगर वो प्रूफ कर दे, मतलब रिबर्ट कर दे, तब तो ठीक है, वरना क्या ये चीज प्रूव्ड ही मानी जाएगी, ठीक है। और जो मना कर रहा है उसे अब इसको प्रूफ करना है, उसे अब एविडेंस लाना है, क्लियर। अगला है हमारे पास सेक्शन 82, ठीक है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट में था, ये हमारे बीएससी में नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मतलब
ग्रेट ब्रिटेन से रिलेटेड है, पूरे ग्रेट ब्रिटेन पे नहीं अप्लाई होता था, ये अप्लाई होता था इंग्लैंड पे और आयरलैंड पे लगता था। इसके अंदर बेसिकली ये कहा गया कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, इंग्लैंड और आयरलैंड की बात करी जा रही है, ठीक है, पूरे ग्रेट ब्रिटेन की बात नहीं करी जा रही, जैसे उसके अंदर वेल्स भी आएगा, लेकिन यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, इंग्लैंड और आयरलैंड। ये अभी फिलहाल तो नहीं है बीएसए में, लेकिन मैं सोचा आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि ऐसे ही एडमिट हो जाता है, मतलब जिसका सिग्नेचर है ना, सील, स्टैम्प, ये सब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंग्लैंड और आयरलैंड में प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो वो सेम जिस पर्पस के लिए, मतलब जिस भी पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, उस पर्पस के लिए किसी भी तरह के सील, सिग्नेचर, स्टैम्प नहीं चाहिए। तो इंडिया में भी बिना किसी सील, सिग्नेचर, स्टैम्प के एडमिसिबल है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 83 इंडियन एविडेंस एक्ट का, और हमारे उसका बीएसए का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 82 है। ठीक है, ये इसमें ऐसे इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें मतलब बेसिकली किसकी बात करी जा रही है, ये जो मैप्स, प्लान, ये सब है ना, इसके बारे में बात करी जा रही है। आपने मे प्रिज्यूम में भी तो पढ़ा था, शेल प्रिज्यूम में भी पढ़ रहे हो। हाँ, मे प्रिज्यूम में कहाँ पे पढ़ा था, मे प्रिज्यूम में हमने पढ़ा था सेक्शन 89 में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें इसमें डिफरेंस क्या है, देखो, ये जो यहाँ पे हम सेक्शन 82 में जिन मैप्स और प्लान की बात कर रहे हैं ना, वो कहाँ पे बना है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मतलब ये चीज बन रही है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब ऐसे ही नहीं बन गई है। ठीक है, काफी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो एक्यूरेट होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रिजम्पशन की डिग्री है थोड़ी हाई है, वो क्या है, शैल प्रिज्यूम है। लेकिन वहां पे जो मे प्रिज्यूम था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई मैप वगैरह उन सब की बात नहीं कर रहे थे। सो इज इट क्लियर। अब अगला जो हमारा सेक्शन है, वो हमारा बीएसए का सेक्शन 83 है। ठीक है, और हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या है, वो सेक्शन 84 है। प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे किसकी बात करें, लॉ बुक। आप सेक्शन रीड करोगे तो आप क्या पढ़ोगे, क्या लिखा है, लॉ बुक लिखा है। ठीक है, तो लॉ बुक के लिए सिर्फ सिर्फ सेक्शन अप्लीकेबल है। तो कोई भी चीज प्रिंट होती है जिसके अंदर लॉ है ना, मतलब वही बुक, और उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट के अंडर हो रही है। ठीक है, कहाँ पे, वो जो कंट्री है जिधर वो प्रिंट हो रही है, उस कंट्री की गवर्नमेंट के अंदर वो प्रिंट हो रही है। ठीक है, वो प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि वो क्या है, जेन्युइन है। ठीक है, और कॉपीज नहीं चलती इनकी, कि कॉपीज चल गई, नहीं, इनका जो है, हम जो ओरिजिनल है उसे ही मानेंगे। और क्या हम मानेंगे कि वो जेन्युइन है। कंडीशन क्या है, ये जो लॉ बुक है कहाँ प्रिंट, कैसे प्रिंट होनी चाहिए, किसके अंडर प्रिंट होनी चाहिए, उस कंट्री की गवर्नमेंट के अंडर प्रिंट होना चाहिए। अगला है हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी सेक्शन 84 में दे रखा है। पहले इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या प्रिजम्पशन है, कैसे है, पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, इसका मतलब क्या है। तो देखो, पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब ये होता है कि हम क्या कहते हैं कि अपनी पावर किसी और को दे रहे हैं। ठीक है, मेरे बिहाफ पे कोई और काम कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं बाहर रहती हूँ। ठीक है, मेरे यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, तो मैं किसी पर्सन से कह दूंगी कि जो मेरी प्रॉपर्टीज है ए बी सी, तुम इसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो मैंने क्या दिया, उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। ठीक है, अभी जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, ये जनरल भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है ना। जैसे अगर मैंने कोई स्पेसिफिक एक्ट के रिगार्डिंग दिया है, ठीक है, कि बस तुम जो है मेरी ए प्रॉपर्टी देखोगे, है ना, या फिर तुम जो मेरा स्कूल है यहाँ पे, तुम सिर्फ वो देखोगे। ठीक है, और जो जनरल होता है वो क्या होता है कि एक से ज्यादा चीजों के लिए होता है। जनरल मतलब वेज नहीं होता है। नॉर्मली ये समझते हैं कि इसमें सब कुछ ही करने के लिए दे दिया, इंसान का अस्तित्व ही ट्रांसफर कर दिया। नहीं, इसमें ऐसा कुछ ही नहीं होता है। इसमें बस ये होता है कि एक से ज्यादा चीज को, मतलब अगर मान लो प्रॉपर्टी वगैरह है या फिर कुछ भी चीज है, मतलब एक से ज्यादा चीज करने की पावर दी जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अटॉर्नी क्या, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी, तो ये काम होता किस तरीके से, ये एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि हम लीगली बनाते हैं। अब ये हर कोई नहीं बना सकता है। ठीक है, मतलब अच्छा, अगर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी की डेफिनेशन पढ़नी हो तो वैसे तो कहीं बताया नहीं गया, लेकिन आप इंडियन स्टैम्प एक्ट में 2+21 में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बस ये होता है कि अगर कौन बना सकता है, मतलब इसे ऑथेंटिकेट कौन करेगा, है ना, और एग्जीक्यूट कैसे होगा। अब इसे जो है हर कोई ऑथेंटिकेट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। ठीक है, कि कोई भी इसे ऑथेंटिकेट एग्जीक्यूट कर देगा, इसे करने के लिए स्पेसिफिकली सेक्शन में मेंशन है। ठीक है, कि ये पावर किसके पास है, ये पावर जो है नोटरी के पास है ना, जज के पास है, मैजिस्ट्रेट के पास है। तो ऐसे करके लिस्ट दी है कि इन लोगों के पास बेसिकली पावर है। अच्छा, और ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ना, ये
इंडियन की भी बात कर रहा है, फॉरेन नोटरीज की भी बात कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया का तो आपको समझ आ गया होगा। अब जो फॉरेन नोटरी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तभी एक्सेप्टेबल है ना, मतलब एक्सेप्टेबल आई मीन टू से प्रिजम्पशन। तो फॉरेन नोटरीज के रिगार्ड में हम लोग प्रिजम्पशन सिर्फ और सिर्फ तभी लेते हैं अगर वो, इफ इट इज ऑथेंटिकेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय इंडियन काउंसिलेट, ठीक है। जो फॉरेन नोटरीज है उसके देखो, जो इंडियन नोटरीज है उसके रिगार्ड में तो प्रिजम्पशन मैंने आपको बता दिया कि इट हैज टू बी ऑथेंटिकेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय नोटरीज हो गए, जज हो गए, मैजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है। तो हर कोई नहीं ले सकता है। लेकिन अगर फॉरेन नोटरीज की बात करें तो ये भी इसके रिगार्डिंग प्रिजम्पशन लिया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है कि जो हमारे इंडियन काउंसिलेट है ना, वो इसे ऑथेंटिकेट और एग्जीक्यूट करे। तो इंडियन काउंसिलेट आप देख सकते हैं, इंडियन काउंसिल, वाइस काउंसिल या फिर रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी चीजें। इसके रिगार्ड में केस भी है। इस केस का नाम है प्रदीप कुमार जलोटा वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस केस में ये कहा गया कि जो फॉरेन नोटरी के कंटेक्स्ट में कहा गया कि फॉरेन नोटरी के रिगार्ड में, फॉरेन पावर ऑफ अटॉर्नी के रिगार्ड में प्रिजम्पशन नहीं लिया जाएगा इफ उसे क्या कहते हैं कि ऑथेंटिकेट नहीं किया है इंडियन काउंसिलेट ने, ठीक है। तो ये इसका इस केस में बात कही गई थी। तो बेसिकली यही होता है कि कोई भी कोर्ट अगर नोटरी को एग्जीक्यूट करती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी में वो ये देखती है कि जो एग्जीक्यूट कर रहा है कौन पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब किसी को भी नहीं पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाता है। इस वजह से इधर प्रिजम्पशन रेज किया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो मैं आपको काफी शॉर्ट में बता रही हूँ, है ना। हर एक कंसेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन फिर मैं शॉर्ट में सब छोटा छोटा कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। और इट्स लिटरली हरक्यूलिन टास्क कि दोनों को मैच करना और दोनों को देखना, बट मैं ये चाहती हूँ आप लोग को समझ आए। आई होप जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ आपको समझ आ रहा है। प्लीज टेक मैक्सिमम ऑफ इट। अगला हमारे पास है 85A 85B, ये जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में था, ठीक है। फिलहाल जो हमारा BSA है उसके अंदर हमारे पास 85, 86, 87 में। ये काफ़ी टेक्निकल सेक्शन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। तो थोड़ा सा कॉपरेट करके से सुनना। अब बाकी है IT एक्ट का टॉपिक। अगर आपने ऑलरेडी IT एक्ट पढ़ा होगा तो आपको पढ़ने में थोड़ी और ज़्यादा ईजी होगा। नहीं भी पढ़ा तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। जब मैं IT एक्ट पढ़ाऊंगी तो उसके अंदर मैं इसे थोड़ा कोरिलेट कर लूंगी और समझा दूंगी। यहाँ पे जितना एविडेंस एक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए रिक्वायर्ड है, उतना देखते हैं। तो 85 क्या कहते हैं, ये ना उसके रिगार्डिंग है। 85 हमारा कोई भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग में, ठीक है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू किसी भी तरीके का अगर अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सही तरीके से हुआ है, मतलब गलती से नहीं हुआ है। क्योंकि आप देखो, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, है ना, और लेट्स से फॉर एग्जांपल अमेजन, मिंत्रा, कहीं पे भी जाते हो, ठीक है। तो आप कोई भी सामान लेते हो तो आप देखते हो कितने सारे प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, नेक्स्ट 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 करके वो क्या कंफर्मेशन ही तो ले रहे हैं। आपको ये थोड़ी बोल सकते कि अरे गलती से हो गया, नहीं, वो हम मानते हैं कि करेक्ट है, ठीक है। 85 ये बोल रहा है। फिर 86 क्या बोलता है? 86 ये बोलता है, और ये बात करता है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ बात करता है, अनसिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं, ठीक है। नाम से पता चला सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और अनसिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में सेल्फ प्रिज्यूम है, क्यों? क्योंकि वो सही होता है और ऑथेंटिक है, ठीक है। और अगले मैं बात कर रही हूँ 87 की, ठीक है। 87 में क्या बोला जा रहा है? 87 में बोला जा रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसके थ्रू अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो हम उसे मानते हैं कि वो करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसा क्यों माना जा रहा है? जब इस वजह से माना जाता है क्योंकि ये सिक्योर्ड होता है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, क्या होना चाहिए? वेरीफाइड होना चाहिए। आजकल तो सभी वेरीफाइड रहता है, ठीक है। एवरीथिंग इज लिंक्ड विद आधार कार्ड्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, आई अग्री, लेकिन एविडेंस सेट के लिए इतना सफिशिएंट है। और आपने एक्चुअली यहाँ पे इसका रिलेवेंस समझ भी नहीं आ पाएगा। जब आप थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें देखोगे ना तो समझ आएगा। इसमें आपको की समझना पड़ेगा कि सब्सक्राइबर क्या सिक्योर्ड होता है, क्या अनसिक्योर्ड होता है, पब्लिक की, प्राइवेट की, एंड नंबर ऑफ कंसेप्ट आते हैं। लेकिन फिलहाल इतना ठीक है, सफिशिएंट है। अगला है सेक्शन 89 और BSA का सेक्शन 91। इसमें यह कहा जाता है कि अगर कोर्ट नोटिस देते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, और क्या कहते हैं वो पर्सन मना कर देता है, ठीक है, उसे प्रोड्यूस नहीं करता, तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी? शैल प्रिज्यूम। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि जो डॉक्यूमेंट देने से मना करे प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के ऊपर बेस्ड, अगर वो मना कर देगा तो ऐसे जो जो सामने वाली पार्टी देखो उसकी कोई गलती भी नहीं है, वो फिर भी यहाँ पे सफर कर रही है, करेगी ही। तो यहाँ पे कोर्ट ये शैल प्रिज्यूम कर लेता है कि वो 3 चीज़ें प्रिज्यूम करता है। क्या? कि ये अटेस्टेड है, ठीक है, ये स्टैम्प्ड है और एग्जीक्यूटेड है।
अटेस्टेड, स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड। ये 3 चीज़ें हो रखी है वो डॉक्यूमेंट जिसे कि नोटिस भेजने के बाद भी जो पार्टी रहती है प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है। अब इसके बाद ये तो हमारा शेल प्रिज्यूम है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अगर आप इसका थोड़ा सा एक लेवल और आगे जाना चाहते हो तो मैं ये भी बता सकती हूँ, जैसे बीएसए में हमारा सेक्शन 167 में दे रखा है, ठीक है, और इंडियन एविडेंस एक्ट में ये 164 में दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है ना जो कि पार्टी प्रोड्यूस करने से मना कर देती है, ठीक है, उस पे क्या होता है, बार लग जाता है। अब बाद में उसे नहीं ला सकती, बाद में उसे वो एज ए एविडेंस नहीं दिखा सकती, उस पर बार लग जाता है। दिखाना अगर प्रोड्यूस नहीं किया तो बाद में उसे एविडेंस भी नहीं यूज़ कर सकती। ठीक है, इसे एस्टॉपल नहीं कहेंगे। ठीक है, एस्टॉपल नहीं कहेंगे। क्यों एस्टॉपल नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे वो चाहे पार्टी तो एज ए एविडेंस यूज़ कर सकती है। ठीक है, एज ए एविडेंस प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन यहाँ पे उसे कंसेंट चाहिए होगी। ठीक है, किसकी कंसेंट? दूसरे पार्टी की कंसेंट चाहिए होगी या फिर कोर्ट का ऑर्डर। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर या फिर कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। अगर ये दोनों बोल दें, है ना, तो ठीक है, वो एज एविडेंस प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो इसमें 2 सेक्शन लिखो होगा ना आपके, सेक्शन 167 और सेक्शन 91। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेक्शन 105। ठीक है, 105 ये इंडियन एविडेंस एक्ट का है और हमारा बीएसए का ये कौन सा सेक्शन है? बीएसए का सेक्शन 108 है। ठीक है, तो क्या क्या कहा जा रहा है इस सेक्शन में? इस सेक्शन में बेसिकली ये कहा जा रहा है, नॉर्मली ये होता है कि अगर कोई पार्टी, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसका पीछे का बताऊँ तो ये है कि अगर सपोज कोई पार्टी भूल रही होती है ना कि उसके पास जनरल एक्सेप्शन अवेलेबल है या फिर कोई भी प्रोविजो जो भी हमारे अभी तो भारतीय न्याय संहिता में है ना, बीएनएस में कोई प्रोवाइजो अवेलेबल है, कोई एक्सेप्शन अवेलेबल है, या फिर कोई और ऑफेंस समझ रहे हो? ऑफेंस मतलब ज़रूरी नहीं कि आईपीसी है ना, किसी भी लॉ में अगर कोई ऑफेंस डिफाइन है उसके अगेंस्ट कोई एक्सेप्शन अवेलेबल है तो अगर पार्टी नहीं यूज़ करी तो नॉर्मली कोर्ट रिमाइंड करा देती है। ठीक है, लेकिन ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन बेसिकली ये कहता है कि ये जो इस बात का प्रूफ है ना कि वो जनरल एक्सेप्शन इस पे अप्लाई होता है, वो पर्टिकुलर प्रोविजो उस पे अप्लाई होता है। ठीक है, जो भी प्रोविजो बीएसए में मतलब जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं, है ना, तो उसका कोई एक्सेप्शन होगा, है ना, तो ये अप्लाई होता है, या फिर कोई भी एक्सेप्शन किसी ऑफेंस के अगेंस्ट अप्लाई होता है। ये प्रूफ किसके ऊपर होगा? ये जो कि वो जनरल डिफेंस क्लेम कर रहा है, जो भी वो एक्सेप्शन क्लेम कर रहा है ना, उसके ऊपर इसका बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। ये बात कहता है ये सेक्शन 108। मतलब कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलती है कि जो कोर्ट क्या शेल प्रिज्यूम करेगी? कोर्ट शेल प्रिज्यूम कि जो पार्टी है ना, वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर या फिर जो भी एक्सेप्शन है किसी एक्सेप्शन के अंदर फॉल ही नहीं करता है। ठीक है, कोर्ट ही प्रिज्यूम करके चलते हैं, कोर्ट मान के चलते हैं आप किसी एक्सेप्शन के अंदर फॉल ही नहीं करते हो। ठीक है, अब ये जो कह रहा है कि मैं एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्शन के अंदर आऊँगा, उसकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, नॉर्मली उसके ऊपर रहता है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, है ना। लेकिन यहाँ पे कौन प्रूफ करेगा? यहाँ पे जो प्रूफ करेगा यहाँ पे अक्यूज करेगा कि हाँ मैं जो है एक्सेप्शन के अंदर आ रहा हूँ। और एक और चीज़ है इसके अंदर जो डिग्री ऑफ प्रूफ है ना, मतलब जो डिग्री ऑफ प्रूफ दिखाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है? स्टैंडर्ड प्रूफ यहाँ पे है प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मतलब बस अक्यूज को प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी दिखाना होगा कि वो डिफेंस के अंदर आ रहा है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं दिखाना है कि वो डिफेंस में फॉल कर रहा है। प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। आई होप इट्स क्लियर। इतना कुछ नहीं था इस सेक्शन में, है ना, आसान था। अगला है हमारे पास सेक्शन 115। 115 किसका? बीएसए का। ठीक है, और जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन 111 ए है। ठीक है, इसके अंदर क्या है बेसिकली, आप रीड करने से एक बार, ठीक है, मैं इसे ऊपर से समझाती हूँ। इसमें क्या होता है ना, ये बेसिकली टेररिज्म से रिलेटेड ये चीज़ है। ठीक है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो थी, है ना, क्या होता था कि कोई भी जगह होती थी वहाँ पे टेररिस्ट वगैरह होते थे, तो क्या होता था कि जो पुलिस पर्सनल एम्प्लॉयड रहते थे, ठीक है, पुलिस वाले लोग रहते थे, या फिर कोई भी आर्म फोर्सेस हो गई, या फिर कोई भी फोर्स जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो अब ये लोग अपना काम कर रहे होते, तो टेररिस्ट क्या करते थे, वो लोग कहीं से भी मतलब शूट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे 2 चीज़ों की बात करी जा रही है, एक तो शूट करने की बात करी जा रही है या फिर एक्सप्लोजिव्स फेंकने की बात करी जा रही है। इन 2 चीज़ों के रिगार्ड में तो क्या करते थे, कहीं से पुलिस वालों के ऊपर शूट कर दिया, किसी कहीं से भी आर्म फोर्सेस वालों के ऊपर शूट कर दिया, जो भी फोर्सेस एम्प्लॉयड है लॉ एंड ऑर्डर की देखरेख करने के लिए। टेररिस्ट क्या करते थे, वो लोग मतलब शूट कर देते थे, तो पता लगा पाना मुश्किल हो जाता था क्योंकि कोई प्रूव ही नहीं होता था, और क्या होता था वो बच जाते थे। तो ऐसे में अमेंडमेंट के बाद डाला गया था। अब इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर कोई ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ पे कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा हो जो कि वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। ठीक है, वॉर अगेंस्ट मतलब उसका प्रिपरेशन,
है ना, उसका अटेम्प्ट, ये सारे इसमें आप देखोगे ना सेक्शन में मेंशन्ड है, ठीक है, कौन कौन से प्रोविजन, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैसा ऑफेंस हो रहा है, वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी ऑफेंस नहीं, इन लोगों ने बहुत सीरियस ऑफेंस लिया है, इससे बड़ा क्या ऑफेंस होगा ना, वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वॉर अगेंस्ट, अगर कहीं पे वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रहा है और वहाँ पे क्या कहते हैं कि पुलिस या फिर आर्म फोर्सेज या फिर कोई और फोर्सेज एम्प्लॉयड है जो कि लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस देख रहा है और उनके ऊपर कोई शूट करता है, एक्सप्लोजिव फेंकता है, तो वहाँ पे जो भी इंसान खड़ा है, ठीक है, जो भी XYZ जो भी खड़ा है, तो हमें मान के कोर्ट शेल प्रिज्यूम कि उसी ने ये गन चलाई है सब। और इसमें देखो मोस्टली क्या होता है कि 80% लोग जो रहते हैं वो इनोसेंट ही रहते हैं, ठीक है, कुछ, और इस वजह से ऐसी जब कहीं पे भी जगह, इट्स बेटर नॉट टू स्टैंड एट दैट प्लेस, क्योंकि देखो एकदम रिकॉर्ड पूरा खराब हो सकता है ना, और जिसने एक्चुअली में क्या होता है वो बच जाते हैं क्योंकि उनके लोगों की प्लानिंग रहती है ना, तो वहाँ पे जस्ट प्रेजेंट होने से ही कोर्ट ही प्रिज्यूम कर लेगी कि आपने शूट किया है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अगला सेक्शन हमारा डाउरी डेथ से रिगार्ड जो प्रिजम्पशन है उसकी बात करता है, ठीक है। ये डाउरी डेथ का क्या मतलब है, जो अभी फिलहाल सेक्शन 80 में दे रखा है BNS के और IPC के सेक्शन 304B में दे रखा था, ठीक है। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि कोई भी वुमेन जो है वो डेथ से पहले, है ना, जस्ट डेथ से पहले शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी, ठीक है। अगर वो डेथ से पहले अगर वो उसके साथ क्रूएलिटी हो रहा हो या फिर हरासमेंट हो रहा हो, किस चीज़ के रिगार्ड में, इन रिगार्ड ऑफ ए डाउरी, ठीक है। तो डाउरी के रिगार्ड में अगर किसी वुमेन के साथ जस्ट सून बिफोर, क्या लिखा है वो यहाँ पे यूज है सून बिफोर। सून बिफोर मतलब ये नहीं कि आज मरी है तो कल उसने बोला, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सून बिफोर मीन्स कि 7-8 महीने पहले या जो भी, मतलब जिससे कि इस बात का मतलब प्रूफ मिल जाए, एविडेंस मिल जाए कि यस शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ ए डाउरी, ठीक है। तो अगर इफ शी सब्जेक्ट, मतलब क्या होता है कि क्रूएलिटी हो रही है उसके साथ या हरासमेंट हो रहा है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डाउरी, तो ये माना जाएगा कि ये डाउरी देता है। कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज डाउरी डेथ। आई होप इट्स क्लियर। ये हमारा लास्ट सेक्शन है, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कवर ही करा दिया है जो कुछ है, ठीक है, सेल्फ प्रिज्यूम से रिलेटेड। तो इसमें ये है कि जो रेप विक्टिम रहता है उसके कंसेंट के रिगार्डिंग है, ठीक है। अगर रेप विक्टिम आके कोर्ट में ये बोलते हैं कि उसका कंसेंट नहीं था, जस्ट बोलने से ही कोर्ट शेल प्रिज्यूम, ये प्रिज्यूम कर लेगी कि जो विक्टिम है उसका कंसेंट नहीं था, ठीक है, जस्ट बोलने से। लेकिन बोलने का भी ऐसा नहीं है कि सारे मैटर्स में हम लोग ऐसा ही मान के, ऐसे कोर्ट ऐसे ही शेल प्रिज्यूम करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ये थोड़ा एग्रावेटेड रेप केस होना चाहिए, ठीक है, मतलब जैसे 64 क्लॉज 2 BNS में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि सेक्शुअल इंटरकोर्स प्रूव हो जाना चाहिए। सेक्शुअल इंटरकोर्स का क्या मतलब है, जैसे 63 में दे रखा है BNS के, ठीक है। उसके बाद, और ये कैसा प्रूव होना चाहिए, सेक्शुअल इंटरकोर्स बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होना चाहिए। ये प्रूव हो जाना चाहिए कि जो विक्टिम है ना, उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ है और ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद जब फिर विक्टिम से पूछा जाता है तो विक्टिम मना करती है ना, कि विक्टिम, आई एम यूजिंग द वर्ड मना करती है क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। तो विक्टिम मना करती है, तो ऐसे में माना जाएगा कि जो विक्टिम है उसकी कंसेंट नहीं थी, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ठीक है। सो दिस वॉज इट। किसी भी तरीके का डाउट हो, कुछ भी हो, है ना, और कोई आपको लगता है सेक्शन आपको डिटेल में समझना है, सो वी आर ऑलवेज देयर, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू डू दिस फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।